वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि दिवालिया होने की कगार पर इजिप्ट है और उसके लिए मोदी से उसकी कुछ उम्मीदें हैं। और इस वीडियो लेक्चर में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि किस तरह के संकट में है इजिप्ट की समस्या क्या है, मौजूदा राष्ट्रपति के किन फैसलों से जनता खुश नहीं है, भारत से क्यों उम्मीद लगा के रखी हुई है इजिप्ट ने, पीएम मोदी का इजिप्ट में प्रोग्राम क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो यह भी समझने की कोशिश करें कि क्या है। चलिए बात करते हैं। काहिरा से निकलकर पूरब की ओर बढ़ते हुए चंद मिनट की ड्राइव के बाद ही नज़र आने लगती है ऊंची ऊंची इमारतें, जिनके सिर पर बैठी विशाल क्रेन ऐसी लगती है जैसे तार आपस में उलझ गए हों। इनमें से सबसे ऊंची इमारत है आइकॉनिक टावर, अभी बन रही है, लेकिन इसने अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब हासिल कर लिया है। इन इमारतों में लगे शीशे और स्टील पर पकड़कर जब सूरज की रोशनी वापस लौटती है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। तपती रेत और धूप के बीच एक सपना आकार ले रहा है, जहाँ इजिप्ट की नई राजधानी का सपना विजन 2030, जिसके तहत इस दशक के आखिर तक मुल्क की सूरत बदल देनी है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जो इंडिया में 26 जनवरी को एज ए गेस्ट आए थे, का दावा है कि इस काम के लिए इजिप्ट की जनता एक न एक दिन तो उन्हें धन्यवाद कहेगी। ये कहानी थी पुरानी। अब बात करते हैं। नए बन रहे शहरों में हज़ारों अपार्टमेंट खड़े किए जा चुके हैं, हालांकि अभी ज़्यादातर में फिनिशिंग होना बाकी है और फिनिशिंग ही इम्पोर्टेंट होती है। इजिप्ट की विरासत को दिखाई दे रहा होगा। इजिप्ट की विरासत को दिखाती हुई विशाल मस्जिदों और पार्क का निर्माण किया जा रहा है और राष्ट्रपति अल सीसी चाहते हैं कि नई राजधानी पूरी तरह हाईटेक हो, कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाए, पूरे शहर की बेस्ट मैनेजमेंट और पानी की सही इस्तेमाल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो और आम लोगों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े। बस एक ऐप से सारी मुश्किलें हल हो जाएं। विचार बहुत अच्छे हैं, पर इसके लिए चाहिए पैसा, मनी, रकम। इस ख्वाहिश को हकीकत में बदलने के लिए हज़ारों लोग दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की मेहनत लग रही है इस प्रोजेक्ट में, जिनका पसीना बह रहा है इस प्रोजेक्ट में, वे जानते हैं कि कभी भी इस शानदार इमारत में रहना उनके बस में नहीं होगा। और सही सी बात है, जो इमारत बनाता है कभी उसमें नहीं रहता। यहाँ तक तो ठीक है, वो अपने खुद के घर नहीं बना पाते। तो राष्ट्रपति अल सीसी का यह ख्वाब आम जन के लिए एक ख्वाब ही रहेगा और वजह ये है आर्थिक संकट, मतलब फिनिशिंग हो ही नहीं पाएगी, उसके लिए चाहिए पैसा। इजिप्ट उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जहां पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में राष्ट्रपति अल सीसी के मेगा प्रोजेक्ट को लेकर जनता बहुत खुश नहीं है। 58 अरब डॉलर का यह प्रोजेक्ट उनकी जेब के छेद को और बड़ा कर देगा। केवल यह राजधानी ही नहीं, जिसका नाम भी अभी तक सोचा नहीं जा सका है, और बल्कि किसी दूसरी परियोजनाओं को भी अब चुमने लगी है, मतलब और भी परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें भी दिक्कत होने लगी। इजिप्ट वासियों को बहुत दिक्कत हो रही है इन परियोजनाओं से, क्योंकि उन्हें चाहिए रोटी, 2 वक्त की रोटी। इनमें स्वेज नहर के समानांतर एक नई नहर का निर्माण करना, नए रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण करना, सैकड़ों नए पुल और फ्लाईओवर्स को बनाना, इनके अलावा करीब 2 दर्जन नए उपनगर बसाने की भी योजना है, जिन पर काम चल रहा है। तो ये चल रहा है इजिप्ट के आसपास। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की तरक्की के लिए ज़रूरी शर्त है, लेकिन इजिप्ट के जो हालात हैं, भूखी है, गरीबी है, उनमें लोगों को पुल और नए शहर से ज़्यादा ज़रूरत है खाने पीने की चीज़ों की। देश में आबादी 10.5 करोड़ है और लगभग 1/3 लोग गरीबी में जी रहे हैं। एक बड़ा मिडिल क्लास वर्ग इजिप्ट के पास, लेकिन अब वह तेज़ी से नीचे की ओर सरक रहा है।
कहाँ पर जा रहा है और गरीबी रेखा को छू रहा है, मतलब अब वो पैसे वाले से गरीब बनते चले जा रहे हैं। अल सीसी के कमान संभालने के बाद से ये अल सीसी वही हैं जिन्होंने कश्मीर में जो G20 की बैठक हुई थी उसमें किसी को नहीं भेजा था। इजिप्ट की मुद्रा अपनी कीमत खोती जा रही है। डॉलर के मुकाबले इसका भाव 5 से 6 गुना नीचे आ चुका है। केवल पिछले साल ही नहीं, इसकी कीमत आधी गिर गई थी। इसकी वजह से अगर आपको बताएं, महंगाई दर बेहिसाब भाग रही है, मतलब ये भी पाकिस्तान की तरह भिखारी बन चुका है। इजिप्ट उन देशों में से है जिसे अपनी जनता का पेट भरने के लिए भारी मात्रा में गेहूं आयात इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इस महीने से ही सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें अनुमान लगाया गया है कि उसे अपनी सब्सिडी प्रोग्राम के लिए 80 लाख टन से ज़्यादा गेहूं चाहिए होगा। मुश्किल ये है कि इसके लिए विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसे आएंगे, क्योंकि पिछले महीने ही इजिप्ट के पास गेहूं के दाम चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। ये रही इजिप्ट की कहानी, कंगाली इजिप्ट की कहानी। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इजिप्ट की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दुनिया में गेहूं का सबसे ज़्यादा निर्यातक कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन में काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है, और एलसीसी सरकार के सामने परेशानी यह है कि वह जनता की भूख को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन साथ में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को भी नहीं रोकना चाहती। ऐसे में कमाई से ज़्यादा खर्चे भी हो रहे हैं। देश की संसद में अगले 1 साल के लिए रखे गए बजट में खर्चे के कॉलम में 94 अरब डॉलर से ज़्यादा, जबकि कमाई है 70 अरब डॉलर से कम। अब बताइए, 20 अरब डॉलर का फासला कमाई और खर्चे में, तो बर्बादी तो होनी है। एक रिपोर्ट बताती है कि एलसीसी के दौर में जीडीपी की तुलना में कर्ज का अनुपात 2 गुणों से ज़्यादा हो चुका है। सरकार पर कई लोन हैं जिनकी किस्त देनी है। ऊपर से परेशानी की बात तो यह है कि भारत से, मतलब बाहर से निवेश भी नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वापस जा रहा है। पिछले साल ही शुरुआत के 9 महीनों में विदेशी निवेशकों इन्वेस्टर ने 20 अरब डॉलर निकाल लिए थे। अब बताइए कैसे और बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। साल 2014 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी का तख्ता पलटकर सत्ता में शीर्ष पर पहुंचे अल सीसी ने शुरू से ही इजिप्ट में बदलाव की शुरुआत की। आरोप लगे कि विरोध में बोलने वालों को उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इजिप्ट की जेलों में करीब 60,000 से ज़्यादा राजनीतिक बंदी कैदी हैं, लेकिन आर्थिक बदहाली से जूझ रही जनता में अब सेना से ज़्यादा डर महंगाई और भूख का है। यही वजह है कि उसने बोलना शुरू कर दिया है। एक वर्ग का आरोप है कि सेना अब बिजनेस में उतर आई है, बड़ी प्रोडक्ट्स में उसकी हिस्सेदारी है, और वह अपनी इकोनॉमिक कंट्रोल को खोना नहीं चाहती। सेम कंडीशन पाकिस्तान की भी है। कहीं कुछ होता है झुंझलाने लगता है, पेट भूखा है तो झुंझलाने के अलावा कुछ है नहीं। गुस्सा अल सीसी के फैसलों और चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए भी है, और इस सरकार के पीछे ज़्यादातर जनता पीछे पड़ गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चुनाव निष्पक्ष ढंग से होते हैं और पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के बेटे गमाल मुबारक को खड़ा होने की इजाज़त मिल जाती है, तो अल सीसी के लिए तीसरे कार्यकाल को पाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक इजिप्ट को खाड़ी देशों से आर्थिक मदद मिल रही थी। केवल अल सीसी के वक्त में ही एक अनुमान के मुताबिक करीब 100 अरब डॉलर की मदद, लोन, अनुदान, सस्ते तेल और दूसरे रूपों में मिल चुकी है, और हालांकि अब इसमें कमी आ रही है। देखो, कोई भिखारी होता है तो थोड़ी बहुत दिन के लिए तो उसे भीख मिल सकती है, फिर कब तक मिलेगी। ताज़ा आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच इजिप्ट और अल सीसी की बड़ी उम्मीद है भारत से। अल सीसी ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, और अब उन्हीं
के बुलावे पर पीएम नरेंद्र मोदी इजिप्ट पहुंचे हैं। साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है इजिप्ट के लिए। मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की भी चर्चा होगी। इजिप्ट के लिए यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अल सीसी ने अपनी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों का एक समूह बनाया है। खास भारत के लिए पीएम मोदी का इस इंडिया यूनिट से मिलने का भी कार्यक्रम है। एक्सपर्ट का मानना है कि इजिप्ट का इस समय भारत की ओर आस भरी नज़रों से देखना बताता है कि पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है और भारत को बस लपक लेना चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी। इजिप्ट इस बात को बखूबी समझ रहा है। वहीं भारत के लिए मौका है कि वह इस क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का जवाब दे सके, कायरा के साथ रिश्ते मजबूत कर सके। जय हिंद, जय भारत। रूस के लिए एक अच्छी खबर है, नहीं होगा रूस में तख्ता पलट, पीछे हटी वैगनर सेना, कैसे माने प्रिगोजिन। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्रिगोजिन ने पहले कहा था कि वह रूस में तख्ता पलट करने और न्याय बहाल करने का इरादा रखते हैं। इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू 50,000 अराउंड 25,000 भी हो सकते हैं, 25,000 लड़ने के फ्रंट पर हैं और वैगनर की सेना मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि रूस में तख्ता पलट करने की मंशा से मॉस्को की तरफ कूच करने वाली विद्रोही वैगनर सेना को पीछे हटने का आदेश दिया गया है। वो मान गए, उनसे बातचीत की गई होगी। वैगनर सेना के बॉस एवगेनी प्रिगोजिन ने शनिवार को कहा कि उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए अपनी सेना को वापस लौटने को कहा है। जानते हैं कि पूरी सेना मारी जाएगी। ये एवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे अपने लड़ाकों को पीछे हटने और ठिकानों पर लौटने का आदेश दिया है। प्रिगोजिन ने पहले कहा था कि वह रूस में तख्ता पलट करने और न्याय बहाल करने का इरादा रखते हैं। इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने भाड़े के वैगनर सेना को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। प्रिगोजिन की बगावत, आपको बता दें, प्रिगोजिन की बगावत पर पुतिन ने कहा था कि विद्रोह को निर्णायक रूप में दबाना होगा। देखिए, कोई भी देश हो, अगर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी देश में क्या हो जाए, गृह युद्ध, फिर सरकार क्या करेगी? फिर नहीं सुनेगी कि क्या है, फिर तो दबाएगी। किसने कराई पुतिन की प्रिगोजिन की डील? अब ये देखते हैं इसमें बातचीत किसने की है। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला गया है कि बेलारूसी और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ऑफिस ने कहा कि उन्होंने पुतिन की सहमति से प्रिगोजिन से बातचीत की और वैगनर मिलिशिया के प्रमुख ने स्थिति को कम करने पर सहमति भी व्यक्त की। अपनी प्रेस सेवा द्वारा जारी एक ऑडियो संदेश में प्रिगोजिन ने कहा, वे वैगनर सैन्य कंपनी को ख़त्म करना चाहते थे। हमने 23 जून को न्याय मार्च शुरू किया। 24 घंटों में हम मॉस्को के 200 किलोमीटर के भीतर पहुंच गए। इस दौरान हमने अपने सैनिकों को खून की एक भी बूंद न बहने दिया, सैनिकों को मरने नहीं दिया। प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि अब वह क्षण आ गया है जब खून बह सकता है। जिम्मेदारी को समझते हुए हमने सेना को अपने शिविर में वापस लौटने का आदेश दिया था बड़ी कार्रवाई का अंजाम। अपनी कार्रवाई के दौरान वैगनर की विद्रोही सेना ने यूक्रेन की सीमा पर पार करने के बाद रूसी क्षेत्र पर बड़ा अभियान चलाया। कई पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये भी माना जा रहा है कि रूसी अरबपति व्यवसायी कुलीन एवगेनी प्रिगोजिन के स्वामित्व वाले भाड़े के सैनिकों ने शनिवार को यूक्रेनी सीमा के पास प्रमुख पश्चिमी रूसी शहर बेरोनिश पर कब्जा कर लिया था। बेरोनिश के कब्जा करने के बाद पहले शुक्रवार को वैगनर की सेना ने यूक्रेनी सीमा के पास रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर कब्जा किया। इसे आप ऐसे समझिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को अपने राष्ट्रीय संबोधन में कहा था कि वैगनर की सेना के प्रमुख प्रिगोजिन गद्दार हैं। उनकी सेनाएं दक्षिण रूस में कहर बरपा रही हैं। उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। देखो, डायलॉग सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको बता दें कि वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने शनिवार को एक ऑडियो संदेश में दावा किया कि उनका अभियान रूस की राजधानी मॉस्को की ओर जारी रहेगा। हालांकि रूसी सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया कि वैगनर के लड़ाकों में वास्तव में यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है या नहीं। कभी पुतिन के करीबी रहे होटल व्यवसायी प्रिगोजिन की भाड़े की सेना
रूसी सेना का हिस्सा नहीं हैं। और लेकिन अगर आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से वे यूक्रेन युद्ध में रूसी सेनाओं के सहयोगी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। अतीत में लगभग 40,000 लड़ाकों की यह पेशेवर भाड़े की सेना लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक और सूडान जैसे देशों में गृह युद्ध से भी लड़ चुकी है। और आपको बता दें कि इसमें जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसका डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। बच गया और रूस व्लादिमीर पुतिन हुए कान से तक के खड़े। भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंध किसी से भी छिपे नहीं हैं, पर भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे संबंध भी जग जाहिर हैं। लंबे समय से डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस अहम पार्टनर्स रहे हैं। इसी के चलते भारत ने कुछ साल पहले रूस से एक डिफेंस डील की थी। अमेरिका और रूस के खराब संबंध के बावजूद अमेरिका ने भारत के इस फैसले पर कार्रवाई नहीं की है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है। भारत और अमेरिका के संबंध इस समय काफ़ी मजबूत चल रहे हैं। पिछले कुछ साल में दोनों देशों में संबंधों में मजबूती आई है। आज दोनों देश एक दूसरे को अपना करीबी सहयोगी मानते हैं। कई सेक्टर्स में भारत और अमेरिका पार्टनर्स भी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की विजिट पर थे और वहां से चले गए इजिप्ट। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों में ज़्यादा मजबूती आई है। अब बात अगर ऐसे देश की करें जिससे अमेरिका के संबंध बेहद ही ख़राब चल रहे हैं तो उसका नाम सबसे नंबर 1 है रूस। पिछले कुछ सालों में 2014 के बाद से जब से रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया है, अमेरिका और रूस के संबंध में काफ़ी खटास देखने को मिली है। और जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू है 25 फरवरी 2022, तब से अमेरिका और रूस के संबंध में दरार बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ऐसे देश तो जो रूस के मित्र हैं उनसे भी अमेरिका दूरी बनाए हुए है। सिर्फ एक देश को छोड़कर, वो है भारत। भारत और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि दोनों देशों ने ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ भी निभाया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से जब रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे, खास करके अमेरिका ने, तब भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई शुरू कर दी। दोनों देश लंबे समय से कई सेक्टर्स में पार्टनर्स भी रहे हैं। इनमें डिफेंस सबसे नंबर 1 पर है। डिफेंस सेक्टर में पार्टनर्स होने की वजह से ही भारत और रूस ने अक्टूबर 2018 में एक डील की थी। यह डिफेंस डील थी और इस डील के अनुसार भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। इनकी 2 यूनिट्स दिसंबर 2021 में और 1 यूनिट अप्रैल 2022 में रूस ने भारत को डिलीवर कर दी है। बाकी बची 2 यूनिट्स 2023 के अंत तक या 2024 तक भारत को डिलीवर हो जाएंगी। दोनों देश के बीच डिफेंस की इसी डील की वजह से अमेरिका हो गया है नाराज। अब देखते हैं क्या होता है। अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। अमेरिका भारत के खिलाफ रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इस बात की पुष्टि अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट एजेंसी पेंटागन ने भी की है। अमेरिका ने अपने CATSA काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट कानून के तहत भारत को छूट दे दी है। क्यों बदले अमेरिका के सुर, तो देखते हैं। अमेरिका के सुर बदलने का सबसे बड़ा कारण भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में बड़े संबंध हैं। अमेरिका को पता है कि भारत के लिए एक बेहद ही अहम सहयोगी है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, खासकर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। चीन के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका भी जानता है कि भारत एक अहम शक्ति है।
साथ ही अमेरिका और भारत कई सेक्टर्स में पार्टनर्स भी हैं। साथ ही अमेरिका भी यह चाहता है कि भारत मजबूत हो और उसे अच्छी तरह से पता है कि रूस से बेहतर, है ना, S-400 कोई बना नहीं सकता और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और अमेरिका को ऐसे दोस्त पसंद हैं जो मजबूत हों, पाकिस्तान की तरह भिखारी दोस्त नहीं। पीएम मोदी की अमेरिका की टेस्ट स्टेट विजिट में इस बात को साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत से अपने संबंधों को काफ़ी अहम समझता है। इसके साथ ही अमेरिका डिफेंस सेक्टर में भारत के साथ पार्टनरशिप को भी मजबूत करेगा। दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में कई प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने दिनों में? 2 साल के अंदर। कितने मजदूरों ने काम किया? 200 मजदूर हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मजदूर काम कब करते हैं, जब कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो बात करते हैं चेन्नई की एक कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी माँ की याद में ताजमहल बनवा डाला। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया ताजमहल। विश्व प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, सब गए होंगे। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया। तमिलनाडु में भी हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा ताजमहल बना है। यह एक बेटे ने अपनी माँ की याद में बनवाया है। इन दिनों तमिलनाडु का यह ताजमहल काफ़ी चर्चा में है। तो देखते हैं। 2020 में अमरुद्दीन नाम के शख्स की मां का निधन हो गया, देहांत हो गया। मां की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। ताजमहल जैसी इमारत तमिलनाडु के तिरुवरूर ज़िले में बनी है। इस अमरुद्दीन शेख ने अपनी मां की याद में बनवाया है। देखिए लाइटनिंग। और अमरुद्दीन की मां का जब देहांत हो गया तो उन्होंने उन्हें कब्रिस्तान की जगह अपने घर की ज़मीन पर दफनाया और उसके ऊपर ताजमहल बनवाया। तमिलनाडु के ताजमहल को एक बिल्डर की मदद से 2 साल में बनवाया गया है। इसे बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 एकड़ में फैली भूमि 8000 वर्ग फुट में कंस्ट्रक्शन है। 8000 वर्ग फुट काफ़ी बड़ा एरिया है। 2 साल तक 200 मजदूरों ने इसमें काम किया है इस ताजमहल को बनाने के लिए। तो आपको बता दें काफ़ी स्पेशल है। अमरुद्दीन शेख की मां जिलानी बीबी के लिए वह कहते हैं कि मां ही मेरी सब कुछ है। अमरुद्दीन के पिता का देहांत 1989 में हो गया था। और आपको बता दें कि ये है ताजमहल की कहानी। जय हिंद, जय भारत।